हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज है हमारा डे 2। तो आज कैसी है आप लोगों की एनर्जी। आज मैं लेके आया हूँ आप लोगों के लिए हमारा डे 2 का लेक्चर, यानी कि लेक्चर नंबर रहने वाला है हमारा 2। पिछले लेक्चर में हमने जो भी अपना कवर किया था, आज हम उसके आगे का कवर करने वाले हैं इस लेक्चर में। तो बताओ कैसी है आप लोगों की एनर्जी, डे 2 पे एनर्जी बरकरार है या नहीं, और जो मैंने डे 1 पे पढ़ाया था आपके लिए वो आप पूरा रिविजन करके आए हैं या नहीं। सवाल मेरे कई सारे हैं, लेकिन क्या आपने उन सभी को फॉलो किया है। जितना मैंने पढ़ाया था आपने वो सब रिवीजन किया है, उसकी क्वेश्चन की प्रैक्टिस की है, जितना मैंने करवाया था उसका पूरा याद कर लिया है आपने या नहीं। तो आई होप मेरे हिसाब से मैंने जितना पढ़ाया था आपने रिवीजन भी किया होगा और उसके आपने क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी की होगी। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि अब हमारे डेली लेक्चर आपको मिलने वाले हैं, तो मैं तो अपनी तरफ से कंसिस्टेंसी अपनी पूरी कर रहा हूँ। अब बस आपके ऊपर है कि आप अपनी कंसिस्टेंसी मेंटेन कर पा रहे हैं या नहीं। तो आज हमारा लेक्चर नंबर 2 पूरी हम पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री। आज जो है हमारा चैप्टर चल रहा था सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। कल मैं शाम को जब आ रहा था लाइब्रेरी से घर, तो जो है बारिश हो रही थी, इसलिए मैं अपनी नोटबुक जो है अपनी केमिस्ट्री वाली वो मैं लाना ही भूल गया। लेकिन कोई बात नहीं, मेरे पास पीडीएफ है, मैं अपने पढ़ाऊंगा आपके लिए फिर भी, क्योंकि बुक है नहीं अभी मेरे पास, लेकिन मैं आपको पढ़ाऊंगा पूरा सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री जो है। क्योंकि हम भी अभी जो है इतने बड़े ज्ञान ही नहीं है जो सीधे आपको ऐसे ही रट के मतलब पूरा सब पढ़ा सकें, लेकिन हम एक एक कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाएंगे। तो मैं कॉपी तो लाना भूल गया, लेकिन फिर भी मैं आपको पढ़ाऊंगा यहाँ पर। आज का भी हम पूरा अपना लेक्चर करेंगे। तो आई होप आपको पिछला वाला लेक्चर जो है पसंद आया होगा, आपने पूरा लेक्चर भी देख लिया होगा। और अगर आप हो सकता है कि आज नए ही लेक्चर से हैं या आप हमारे पुराने स्टूडेंट्स हैं, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और इस सीरीज को फॉलो जरूर कर लीजिए। इस सीरीज में मैं पूरा आपको कंप्लीट केमिस्ट्री बैच जो मैंने बनाया है, ये मैंने आपके लिए इसीलिए बनाया है कि आपको केमिस्ट्री के लिए कहीं दूसरे प्लेटफॉर्म पर ना जाना पड़े। आपका यही जो है साउंड कोचिंग सेंटर, आप यहीं पर अपनी पूरी केमिस्ट्री कंप्लीट कर पाए। ठीक है, तो चलिए आज हम पढ़ते हैं आगे के लिए। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो और इसे शेयर कर दो आगे तक। ठीक है, जिससे और भी जो स्टूडेंट है उनका भी भला हो सके। तो पिछले मतलब चैप्टर में मैंने आपको सब बेसिक बेसिक चीजें बताई थी, उसके आगे का ही आज हम पढ़ने वाले हैं। अच्छा, उससे पहले मेरा एक क्वेश्चन है आपसे कि कुछ चीजें मैं आपसे पूछने वाला हूँ पिछले लेक्चर से। मैं आपको पिछले लेक्चर से पूछा करूंगा जिससे आपकी पुरानी भी चीजें रिकॉल हो जाएंगी। ठीक है, जैसे मैंने आपसे बताया था कि मैटर क्या होता है, मैटर के बारे में। तो बताओ मैटर क्या होता है। सब लोग जल्दी से कमेंट भी कर दिया करो, चलो रिकॉर्डेड है कोई बात नहीं है, लेकिन आप फिर भी कमेंट कर दिया करो, मुझे भी लगता है कि हाँ बच्चे रिप्लाई दे रहे हैं। मैटर क्या होता है, तो मैंने आपको बताया था एनीथिंग विच हैज सम मास एंड ऑक्युपाइज सम स्पेस, तो उसे कहते हैं मैटर। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको मतलब मैटर के एग्जाम्पल भी बताए थे। ठीक है, वो सब हो गया और नॉन मैटर बताया था, ये सब हो गया। फिर मैंने आपसे पूछा था कि केमिस्ट्री भी क्या होती है। केमिस्ट्री तो क्या होती है, केमिस्ट्री इट इज द डिटेल स्टडी ऑफ मैटर एंड ऑल ऑफ इट्स प्रॉपर्टीज। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको मतलब फिजिकल क्लासिफिकेशन के ऊपर उसका क्लासिफिकेशन भी किया था आपके मैटर का। ठीक है, फिजिकल क्लास मतलब ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल क्लासिफिकेशन मैंने मैटर को क्लासिफाई भी किया था, किसमें, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस में। और दो जो थे हमारे मतलब वैसे 5 थे, दो जो थे हमारे लास्ट के प्लाज्मा एंड बीईसी, जिसे बोस-आइंस्टीन कंपनसेट कहते हैं, वो हमारे सिलेबस में नहीं है दोनों, इसलिए हमने केवल सॉलिड, लिक्विड एंड गैस के बारे में पढ़ा था। ठीक, उसके बाद मैंने आपसे ये भी कहा था कि मैंने इसके ऊपर एक रील भी बनाई है जिसमें मैंने पूरे सॉलिड, लिक्विड एंड गैस के बारे में डिफरेंसेस पूरे मैंने उसमें कंपेयर किया है। मैंने आपसे ये भी कहा था कि आप वो रील जा करके देख लीजिए, लेकिन कोई बात नहीं, आपने देखी हो या नहीं देखी हो, मैंने पढ़ाया है अपने बैच में भी। ठीक, उसके बाद ये सब मैंने कंप्लीट करवा दिया था आपके लिए। और हमने फिर मतलब कुछ चीजें पढ़ी थी, उसके आगे का भी मैं देख रहा हूँ अभी। जब भी मैं पढ़ाया करूँ अपना कॉपी पेन लेके साथ बैठा करें और नोट्स बनाया करें मेरे साथ साथ। ठीक है, देखो अब मैं आपके लिए बताऊंगा, जब आप तैयारी कर रही हैं तो एक थोड़ी सी बात सुन लीजिए आप। अभी तो हमारा समझो स्टार्ट ही हुआ है कि आपको डेली जो है एक टेक्निक अपनानी है जिसे कहते हैं सीपीआर टेक्निक। जिसे क्या कहते हैं, सीपीआर टेक्निक। ठीक है, सी का मतलब होता है हमारा यहाँ पर क्लास, क्या होता है क्लास। पी का मतलब होता है अपना प्रैक्टिस, आर का मतलब होता है रिवीजन, और टी का मतलब होता है यहाँ पर आपका टेस्ट। मतलब डेली आपको बस इतना काम करना है, जो मैं आपको दे रहा हूँ मतलब क्लास, वो आपको क्लास करनी है अच्छे से, उसका आपको रिवीजन करना है अच्छे से, और आपको जो है क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करनी है अच्छे से। उसके बाद जो है वीकली आपको टेस्ट भी देना है। टेस्ट कहाँ पे प्रोवाइड होंगे, टेलीग्राम चैनल पे। तो टेलीग्राम चैनल को भी जल्द से जल्द ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, तो इसी टेक्निक के बारे में मैं आपको बता रहा था कि आप एक टेक्निक को फॉलो करेंगे तो अच्छे से अच्छी आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी बच्चों। ठीक है,
अब जो अपना मेन मुद्दा है पढ़ाई का, उस पे आते हैं। ठीक है, देखो पिछले लेक्चर में मैंने आपके लिए कहा था कि हम पढ़ेंगे कहाँ से, एसटीपी से, यानी कि गैस इक्वेशन से। उस पे भी हम आते हैं, लेकिन उससे पहले जो है मैं आपको बता दूं, कुछ एक क्लासिफिकेशन है उसके बारे में आप जान लीजिए। जैसे मैंने आपको बताया था मैटर, मैटर जो होता है ये भी आपके कुछ टाइप का होता है। ठीक है, मैटर जो है इसका एक क्लासिफिकेशन है, चार्ट के रूप में आप बना लीजिए। मैटर जो होता है इसमें ये होता है टू टाइप का। इसमें आता है प्योर सब्सटेंस, प्योर सब्सटेंसेस, एंड जो दूसरे नंबर पे आता है वो आता है आपका मिक्सचर। क्या आता है? मिक्सचर। ठीक है, तो मैंने आपको क्या होता है कि मैटर जो होता है हमारा टू टाइप का होता है, जिसे हम कहते हैं प्योर सब्सटेंस, एंड सेकंड टाइप का जो होता है उसे कहते हैं मिक्सचर। ठीक है, अब जो प्योर सब्सटेंस होता है ये भी आता है आपका टू टाइप का। ये आपको बस चार्ट पेपर बना लेना है ऐसे ही, जिससे आपके लिए कुछ चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, अब प्योर सब्सटेंस जो होता है ये होता है आपका टू टाइप का, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड। क्या? एलिमेंट्स एंड कंपाउंड। आप अपनी कॉपी पे जो है बना लीजिए इसको। ठीक है, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स इतने टाइप का होता है। अब आपको ये तो पता होगा, आप मुझे एलिमेंट और कंपाउंड के बारे में तो बताने की जरूरत नहीं होती है कि कौन से हमारे एलिमेंट होते हैं। आपने सबने पीरियोडिक टेबल देखी है, और मुझे ये भी पता है आप जब भी जहां पर बैठ के पढ़ रहे होंगे आपकी जो है डेस्क पर सामने पीरियोडिक टेबल लगी हुई होगी, तो मुझे ये तो बताने की जरूरत नहीं है कि एलिमेंट क्या होते हैं और कंपाउंड क्या होते हैं, इतना तो आप पढ़े हुए होंगे। ठीक, अब देखो बात आती है हमारी मिक्सचर की। किसकी बात आती है? मिक्सचर की। सबसे पहले मैं आपको यही बता रहा हूँ कि मिक्सचर क्या होता है। जब मैंने यहाँ पर मिक्सचर ले लिया एडिंग, और हमारा जो चैप्टर है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, इसमें हमारा एक अलग से 12th क्लास में भी चैप्टर है, उसे कहते हैं हम सोल्यूशन, जिसमें हमारा सोल्यूशन की डेफिनेशन आई कि सोल्यूशन क्या होता है। तो उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि मिक्सचर क्या होता है। अब इस सबको मैं इरेज कर रहा हूँ, मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ कि मिक्सचर होता क्या है। कुछ कुछ पॉइंट वाइज चीजें हम लेके चलेंगे, जिस सभी चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल बेसिक्स अभी हम करने वाले हैं 1 से 2 क्लास में। ठीक है, मिक्सचर, मिक्सचर आखिरकार होता क्या है सर? तो मिक्सचर सिंपल लैंग्वेज में बताएं तो क्या होता है, जैसे मान लो आपने लिया एक गिलास। ठीक है, गर्मियों का सीजन चल रहा है, तो मान लो आपने लिया है एक गिलास, उसमें आपने डाला पानी, उसमें डाला आपने चीनी, उसमें डाला आपने नमक, उसमें डाला आपने नींबू, उसे मिला दिया, वो बन गया आपका मिक्सचर। क्या बन गया? मिक्सचर। अब वही मैं आपसे कहूं, आपने जो लिया पानी लिया, उसमें आपने थोड़ी सी मिट्टी डाल दी। ठीक है, तो वो भी है हमारा मिक्सचर, लेकिन कैसा मिक्सचर है? वो है आपका हेट्रोजीनस मिक्सचर। और वहीं जो आपने नींबू चीनी पानी शरबत बनाया है वो है आपका होमोजीनियस मिक्सचर। अब सर होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर आपने ऐसे तो मैं बता दिया, लेकिन हमें कुछ समझ में नहीं आया। तो होमोजीनियस मिक्सचर का मतलब होता है जिसमें हम पार्टिकल्स को अपनी आंखों से देखकर डिफरेंशिएट ना कर पाए कि इसमें कितने कितने पार्टिकल क्या क्या चीजों से मिलकर बना है। अब मैंने मान लो उसमें डाल दिया नींबू पानी चीनी, अब क्या उसमें आप दोबारा नमक वमक, मतलब जो मैंने उसमें डाला है अपने शरबत में निकाल के, चीनी डाल दी, नींबू डाल दिया, नमक डाल दिया। अब मैं आपसे कहूँ कि इसमें से आप मुझे चीनी निकाल के दे दो, नमक निकाल के दे दो, क्या आप उसमें से निकाल सकते हैं? या आप देख के बता सकते हैं कि ये है चीनी, वो है नमक, वो है पानी? मतलब पानी तो चलो देख के बता देंगे, लेकिन क्या उसमें आप डिफरेंशिएट कर देंगे कि ये ऐसे ऐसे है? तो उसी को कहते हैं हम होमोजीनियस मिक्सचर, जिसे हम अपनी नेक्ड आई से देख करके डिफरेंशिएट ना कर पाए कि इसमें कहाँ पर पानी है, कहाँ पर नमक है, कहाँ पे नींबू है। ठीक है, जैसे मान लो पैग हो गया, आपके पापा जी लोग होंगे, वो पार्टी वार्टी करते होंगे, तो वो एक गिलास लेते होंगे। ठीक है, उसमें पानी लिया उनने, उसमें उन्होंने डाल दी एल्कोहल। ठीक है, एल्कोहल वो मान लो जो पीते हैं वो, तो उसमें आप कहीं पर बता सकते हैं कि कहाँ पर पानी और कहाँ पर एल्कोहल है, तो वो भी हो जाएगा हमारा एक होमोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, तो ऐसे ऐसे हमारा, मैं आपको एग्जांपल देता रहूंगा, आपको हर चीज याद हो जाएगी। तो मिक्सचर मैं आपको बताऊं क्या होता है। मिक्सचर जो होता है मेड ऑफ होता है टू और मोर सब्सटेंसेस से। किससे? एक से मतलब अधिक सब्सटेंसेस से मिलकर के बना होता है। ठीक, मेड अप ऑफ मोर देन वन प्योर सब्सटेंस। किससे? मेड अप ऑफ मोर देन वन प्योर सब्सटेंसेस। किससे? प्योर सब्सटेंसेस। ठीक है, मिक्सचर हमारा वो होता है जो एक से दो, एक या एक से मतलब दो से अधिक चीजों से मिलकर के बना होता है। ठीक है, ये जो होता है आपका होता है वेरिएबल कंपोजिशन, वेरिएबल कंपोजिशन होता है। ठीक है, वेरिएबल कंपोजिशन होती है आपकी। ठीक, अब मैं आपको बता दूं मिक्सचर जो होता है, अभी मैंने आपको बताया कितने टाइप का होता है, होमोजीनस एंड हेट्रोजीनस मिक्सचर होता है। ठीक है, क्या होता है? होमोजीनस
एंड हेट्रोजीनस मिक्सचर होता है। मैंने आपसे कहा था कि गैस इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे, उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे, लेकिन जो बेसिक चीजें वो मैं कवर करते हुए चल रहा हूँ। इन्हीं चीजों से आप मिलकर के बेसिक टू एडवांस जाएंगे। मैंने क्या आपसे कहा था कि मैं आपको बेसिक से लेकर के एडवांस तक जाऊंगा, इसलिए खुद पर नहीं, मुझ पर भरोसा रखो, अपने टीचर के ऊपर भरोसा रखो, ठीक है। फिर आता है हमारा हेट्रोजीनस मिक्सचर। हेट्रोजीनस मिक्सचर यहां पर मैं लिख दे रहा हूं इसकी डेफिनेशन, दैट मिक्सचर that cannot be that can we not differentiate of particles by naked eye, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका होमोजेनस मिक्सचर, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए आप बना सकते हैं, जो हमारा हो गया सरवा तरवा सब हो गया, ठीक है। लेकिन मैं आपके लिए बोलेंगे, हम पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री, तो उसी हिसाब से मैं बताऊंगा। जैसे मान लो हो गई हमारी एयर, हवा। हवा में आप बता पाते हैं कि कहाँ पर नाइट्रोजन है, कहाँ पर ऑक्सीजन है। जैसे मान लो वो नाइट्रोजन है, वो मान लो ऑक्सीजन है, ऐसे आपको क्या दिखाई दे रही है, नहीं दे रही है। तो एयर जो होता है, इसमें मैं आपको बता दूं, इसमें होती है आपकी 78% नाइट्रोजन, प्लस जो होती है आपकी 21% होती है ऑक्सीजन, प्लस नाइट्रोजन, मतलब और सभी चीजें भी इसमें पाई जाती हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, ये सभी चीजें होती हैं, ठीक है। उसके बाद आपकी एयर के वजह मतलब हो गया आपका ब्रास हो गया, ठीक है। ब्रास जिसे कहते हैं, जो कॉपर प्लस जिंक से मिलकर के बना होता है। वहीं पर देखो वाटर प्लस एल्कोहल, जो मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया कि आपके पापा जी जो है पैग बना के पीते हैं, तो वो भी इसका इसी में एग्जांपल आ जाएगा, ठीक है। अब हाइड्रोजन मिक्सचर का मतलब होता है कि दैट मिक्सचर डिफरेंशिएट, दैट मिक्सचर पार्टिकल डिफरेंशिएट बाय नेक्ड आई, डिफरेंशिएट बाय नेक्ड आई, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं आपका हाइड्रोजन मिक्सचर, यानी कि ऐसा मिक्सचर जिसे हम अपनी आंखों से देख के बता सकेंगे कि कहाँ पर पानी है और कहाँ पर नमक। मतलब जैसे मानो धूल होगी, मिट्टी होगी, उसमें आपको कंकड़ पत्थर भी मिल जाएंगे, ठीक है। या पानी में आपने रेत डाल दी, वहां पर बता सकते हैं कहाँ पर रेत है और कहाँ पर पानी है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ एग्जाम्पल है वाटर प्लस सैंड, वाटर प्लस सैंड, सॉइल, ये सब आपके इसी में एग्जाम्पल आ जाएंगे, ठीक है। ज्यादा लिखने की जरूरत है नहीं हमें, तो इतना नोट कर लीजिए। उसके आगे भी मैं आपको बताता हूँ। और एक चीज बता दूं, इसमें आप एग्जाम्पल एक और लिख लीजिए, ब्लड। ब्लड जो होता है हमारा हाइड्रोजन मिक्सचर। अब आप कहेंगे सर जैसे ब्लड कैसे होता है, ब्लड तो सभी का होता है, मतलब लाल ही होता है। अगर आप देखें खून जो होता है, अगर हमने किसी एक मान लो गिलास में हो रहा तो वो कैसे हो गया, उससे तुम देख के मतलब पता ही नहीं लगा सकते कि उसमें कहाँ क्या है, कि मतलब वो जो है मतलब उसमें हम देख के मतलब पता नहीं लगा सकते। तो मैं आपको बता दूं, जैसे ब्लड जो होता है, क्या उसमें आप अपनी आंखों से देख के बता सकते हैं कि मतलब उसमें WBC कितनी है, RBC कितनी है, प्लाज्मा कितना है, प्लेटलेट्स कितनी है, वो सब आप देख के बता सकते हैं। तो इसलिए हमारा ब्लड जो है वो हेट्रोजीनस मिक्सचर का एग्जाम्पल है, ठीक है। अब मैं आपको बताऊं तो मैटर जो होता है, इसमें आते हैं हमारे एटम्स एंड मॉलिक्यूल। एक चीज आपको ध्यान रखनी है, एटम एंड मॉलिक्यूल। बात करते हैं हम एटम की पहले, उसके बाद करेंगे मॉलिक्यूल की। सॉरी, देखो एटम क्या होता है। एटम जो है वो है स्मॉलेस्ट यूनिट है मैटर की। एटम जो है वो होती है स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर विच मे और मे नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। एटम जो होती है स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर, ठीक है। एटम क्या होता है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर विच मे और मे नॉट एग्जिस्ट, विच मे और मे नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, इंडिपेंडेंटली, ठीक है। मैटर जो होता है इसमें आता है हमारा एटम, वो जो होता है एक यूनिट होती है, स्मॉलेस्ट यूनिट होती है मैटर की, ठीक है। विच मे और मे नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, वो बिल्कुल रह भी सकती है और नहीं भी रह सकती है इंडिपेंडेंटली, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल के लिए आपका हीना,
मतलब जो हो जाएगा आपका मतलब हीलियम, ठीक है। इसकी मैं ट्रिक के ऊपर चलाइए, कोई बात नहीं। हीलियम हो गया आपका, सोडियम हो गया, ठीक है, कैल्शियम हो गया, आयरन हो गया, ये सभी आपके हो जाएंगे। वहीं मैं आपको बता दूं तो ऑक्सीजन आपका जो है, और यहाँ पर नियोन भी है, ठीक है, ये सभी जो है आपकी हैं गैसेस, ऑल आर गैसेस, ठीक। ये जो है यहाँ आपकी गैसेस हैं। वही जो है अगर मैं आपको बताऊं तो ऑक्सीजन हो गया आपका, फ्लोरीन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, सल्फर हो गया, ये जो होती हैं ये आपके जो हैं ये इंडिपेंडेंट नहीं रह सकते हैं, कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। और वहीं ये जो मैंने आपको इधर लिखवाई ये आपकी एग्जिस्ट करती हैं इंडिपेंडेंटली, एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। अब बात करते हैं हम अपने मॉलिक्यूल की। मॉलिक्यूल जो होता है आपका वो क्या होता है, ठीक है। तो मॉलिक्यूल जो होता है मोर देन वन एटम बॉन्डेड टू ईच अदर, तो उसे कहते हैं मॉलिक्यूल। जैसे मान लो जो है हाइड्रोजन जो है मैंने ले लिया हाइड्रोजन, यानी कि एक से अधिक एटम एक दूसरे से जब बॉन्ड बनाते हैं तो उसे कहते हैं मॉलिक्यूल। क्या कहते हैं? मॉलिक्यूल। कि वन और मोर देन एटम, वन और मोर देन एटम बॉन्डेड टुगेदर, ठीक है, वन और मोर देन एटम बॉन्डेड टुगेदर, दैट इज कॉल्ड मॉलिक्यूल। क्या कहते हैं इसे? मॉलिक्यूल कहते हैं सर। बिल्कुल समझ में आ गया सर। और मैं आपको बता दूं कि मॉलिक्यूल होते हैं आपके एग्जिस्ट करते हैं इंडिपेंडेंटली। कैसे एग्जिस्ट करते हैं? एग्जिस्ट करते हैं इंडिपेंडेंटली। ओके, ठीक है सर, बिल्कुल समझ में आ गया आपका। ठीक, एग्जाम्पल इसका अगर मैं लूँ तो आपको मैं बता दूं कि ये जो हो जाएंगे आपका H2 गैस, O2 गैस, ठीक है, N2 गैस, ये सभी जो है आपके इन्हें कहते हैं होमो एटॉमिक पार्टिकल, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। अब होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल का मतलब क्या होता है सर? जैसे मैंने आपको होमोजेनिक मतलब होमोजीनस मिक्सचर बताया, वैसे होता है होमो एटॉमिक पार्टिकल की वो सेम टाइप के एटम से मिलकर बन के बना होता है, उसे कहते हैं हम होमो एटॉमिक पार्टिकल। ठीक है, तो इन्हें क्या कहेंगे हम? होमो एटॉमिक पार्टिकल। ठीक है, अब वहीं मैं अगर इधर एक और एग्जांपल ले लूं कुछ इस टाइप के, जैसे मान लो H2O हो गया आपका, CO2 हो गया, तो ये सभी जो होते हैं इन्हें कहते हैं हेटेरो एटॉमिक पार्टिकल। ये होते तो हैं आपके मॉलिक्यूल, क्या ये होते तो हैं आपके मॉलिक्यूल, लेकिन जो है ये एक से अधिक से भी बने होते हैं, लेकिन इसमें अलग अलग टाइप के एटम पाए जाते हैं। जैसे मान लो इसमें हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, इसमें मान लो कार्बन, इसमें ऑक्सीजन भी है, तो इन्हें कहेंगे हम हेटेरो एटॉमिक पार्टिकल। इतना आप नोट कर लीजिए, इसके आगे फिर मैं आपको बताता हूँ कि अब आगे क्या पढ़ेंगे हम लोग। देखो, क्या मुझे ये बात भी बताने की जरूरत है कि एटॉमिसिटी क्या होती है? एटॉमिसिटी मैं आपको फिर भी यहाँ पर लिख के बता देता हूँ, जब यहाँ पर जगह है तो देखो, एटॉमिसिटी का मतलब होता है कि किसी भी कंपाउंड में एटम्स का नंबर, जैसे मान लो मतलब एनी कंपाउंड गिव्स द एग्जैक्ट नंबर ऑफ एलिमेंट। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए मैंने ले लिया यहाँ पर H2SO4। क्या होता है H2SO4? देखो H2SO4 मैं आपको बिल्कुल बेसिक से लेकर के चल रहा हूँ, इसे कहते हैं कंसंट्रेटेड H2SO4 या फिर मतलब सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है, कंसंट्रेटेड H2SO4 हमारा होता है, सल्फ्यूरिक एसिड के नाम से भी इसे जानते हैं हम। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं इसमें जो है आपको बताना है कि कितने एटम हैं। जैसे मान लो मैंने एग्जांपल के लिए मैं पूरा ही मैं आपको लेके चल रहा हूँ, जैसे H2SO4 मैंने लिया, इसमें हमारे पहली बात तो कितने एलिमेंट हैं आपको ये खुद बताइए। इसमें हमारे हैं 3 एलिमेंट, एक है हाइड्रोजन, एक है सल्फर, एक है ऑक्सीजन। अब मैंने आपसे पूछा कि हाइड्रोजन की एटोमिसिटी कितनी है, सल्फर की कितनी है और ऑक्सीजन की कितनी है। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे तो हाइड्रोजन जो है इसमें हमें 2 दे रखे हैं। कितने दे रखे हैं? 2 दे रहे हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, तो मैं क्या कहूँ इसकी हाइड्रोजन की एटोमिसिटी, तो हाइड्रोजन की हो जाएगी 2। सल्फर अगर आप देखें तो सल्फर केवल एक ही दे रखा है H2SO4 में। अगर मैं पूछूं कि सल्फर की एटोमिसिटी कितनी हो जाएगी, तो आप सीधे जवाब देंगे सर कि सल्फर की एटोमिसिटी जो हो जाएगी 1। ओके सर, अगर मैं कहूं कि ऑक्सीजन की एटोमिसिटी क्या होती है, तो वो आप सीधे बोलेंगे कि सर इसकी 4 हो जाएगी। अरे वाह यार, आप लोग तो सीख गए, इतनी इजी वे में आप लोग सीख गए। अब देखो, मैं इसी में पूछूं कि H2SO4 में टोटल एटोमिसिटी इसकी कितनी है, नेट एटोमिसिटी कितनी है, तो आप सीधे बता देंगे कि हाइड्रोजन है 2, सल्फर है 1, ऑक्सीजन है 4, यानी कि 4 2 6 और 1 7। इसकी जो टोटल एटोमिसिटी आएगी वो हो जाएगी इसकी 7।
ठीक। तो यही होता है एटॉमिसिटी का कॉन्सेप्ट। इस सभी चीजों को हल्के में मत लेना, ये मत सोच रही हूँ हमें पता है। आगे चल के जो भी ये लेक्चर नहीं देखेगा, आगे की क्लास में आगेगा मोल कॉन्सेप्ट, उसमें छक्के जुड़ जाते हैं लोगों के। इसलिए बिल्कुल ध्यान से कंसंट्रेट होकर पढ़ना। जब उसमें मैं निकलवाऊंगा कि मोल इसमें इतने CO2 कितने होते हैं, इतने ग्राम CO2 कितने मोल होते हैं, कितने होते हैं, बच्चों को समझ नहीं आता, पसीने छूट जाते हैं। सही है, इसलिए ध्यान से पूरा एक एक लेक्चर देखो। ठीक, ध्यान से पढ़ो। तो यही होता है आपका एटॉमिसिटी का कॉन्सेप्ट। इतना नोट करो, उसके आगे मैं आगे बताता हूँ आपको। साइड हो जाऊँ, बताओ। अब इतना मैं इरेज कर दे रहा हूँ, आई होप आपने नोट कर लिया होगा। अब करेंगे हम एटम की बात। किसकी बात करेंगे? एटम की। ठीक है, एटम जो होता है कितना क्या होता है उसमें, और किस किस चीजों से मिलकर के बना होता है, वो सब बात करूंगा अब मैं इसमें। ठीक है, आई होप आपने नोट कर लिया होगा। इतना इरेज कर रहा हूं मैं, और नोट्स मेरे साथ साथ ही बनाया करो, स्पीड बनाओ इतनी। और अगर अभी तक नहीं बनी है तो कोई बात नहीं है बेटा, परेशानी मतलब दिक्कत लेने वाली कोई बात नहीं है। धीरे धीरे आप इतनी स्पीड में आ जाएंगे कि आप बहुत जल्दी जल्दी नोट्स बना लेंगे मेरे साथ साथ। ठीक है, और राइटिंग के ऊपर मत जाना। जो बच्चा पढ़ाता है, जो टीचर पढ़ाता है, उसकी राइटिंग ऐसी ही हो जाती है। ठीक है, जो एडवांस लेवल का पढ़ाने लगता है उसकी राइटिंग ऐसी हो जाती है। ठीक है, और जबकि बात में मैं हर एक सेंटेंस बोल भी रहा हूँ, इतना ऐसा भी नहीं कि आपको समझ में ना आ रहा हो लिखा हुआ। हेडिंग डालो अगला कि एटम क्या होता है। ठीक है, एटम मैंने आपको डेफिनेशन तो अभी इसकी बता दी कि एटम क्या होता है। ठीक है, मैटर्स के स्मॉल स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बना होता है, उसे हम देखो एटम कहते हैं। ठीक है, अब एटम जो होता है इसके होते हैं 3 सब एटॉमिक पार्टिकल। कितने होते हैं इसके? 3 सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं एटम के। 3 सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं सर इसके। ठीक है सर, बिल्कुल समझ गए हम। सॉरी, एटम जो होता है इसके होते हैं 3 सब एटॉमिक पार्टिकल। कौन कौन से होते हैं सर? इसकी भी मैं आपको ट्रिक बताऊंगा। एक होता है इलेक्ट्रॉन, जिसे हम ई से या फिर -E से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, दूसरा होता है आपका प्रोटॉन, जैसे हम पी के ऊपर मतलब प्लस का चार्ज लगा दिया तो उसे हम उससे रिप्रेजेंट करते हैं, या ई के ऊपर ही हमने प्लस का चार्ज लगा दिया तो उससे उससे रिप्रेजेंट करते हैं। तीसरा आता है आपको वो होता है न्यूट्रॉन, जिसे हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये मैंने क्या बताया आपको? इलेक्ट्रॉन। ये बताया मैंने आपको प्रोटॉन। ये बताया मैंने आपको न्यूट्रॉन। बिल्कुल बेसिक से लेके चल रहा हूँ, बेसिक से। ठीक है, अब इन्हीं के बारे में हम देखो थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, ज्यादा हमें डेफिनेशन पे जाना नहीं है इसकी। ठीक है, और मैं आपको बताऊं, मुझे इसके खोजकर्ता खुद याद नहीं है, लेकिन मैंने ट्रिक बना रखी है, अभी मुझे याद आ जाएंगे। देखो, इसकी मैं आपको ट्रिक बता दूं कि इसकी मतलब डिस्कवरी किसने की थी वो मुझे याद नहीं है, लेकिन अभी देखो ट्रिक से मुझे देखो याद आ जाएंगे। देखो, इसकी मैंने ट्रिक बना रखी है कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की, और कई बार जैसे जो और भी SSC GD हो गया, रेलवे हो गया, उसमें पूछ लेता है कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने की थी। ठीक है, तो ये बात में आपको, और बोर्ड एग्जाम में भी पूछ लेता है, तो ये बात आपको याद रखनी है। देखो, ये ट्रिक जान लो, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने याद रखी थी कि पैन RTC। आर से मतलब है यहाँ पर रदरफोर्ड। आर से क्या मतलब है? रदरफोर्ड। टी से मतलब है यहाँ पर थॉमसन। सी से मतलब है यहाँ पर आपका चैडविक। ठीक है, ये आपके साइंटिस्ट के नेम। और यहाँ पर पी का मतलब हो जाएगा आपका प्रोटॉन, ई का मतलब हो जाएगा आपका इलेक्ट्रॉन, और एन का मतलब जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका न्यूट्रॉन। अब पी के नीचे है आर, ई के नीचे है टी, एन के नीचे है सी। ठीक है, तो इसका मतलब प्रोटॉन की खोज जो है वो आपकी की थी रदरफोर्ड ने, इलेक्ट्रॉन की थी थॉमसन ने, और न्यूट्रॉन की थी चैडविक ने। अब बताओ, किसी को, मुझे खुद याद नहीं था, लेकिन मैंने ट्रिक अपनी याद रखी कि पैन RT से इसकी ट्रिक होती है, और मुझे याद आ गया। तो ऐसी ही ट्रिक से आप भी याद कर सकते हैं, इसीलिए मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मुझ पर विश्वास रखो। आपके हर कॉन्सेप्ट को आपके दिल में नहीं, दिमाग में भी बैठा दूंगा, क्योंकि हर सब्जेक्ट दिल का सब्जेक्ट है। ठीक है, केमिस्ट्री, अब ये कुछ केमिस्ट्री के लिए एक शायरी बोल देता हूँ। जब हमारी केमिस्ट्री इतनी प्यारी है कि केमिस्ट्री से डरना नहीं है, कि ना ये केमिस्ट्री होती ना मैं इसका स्टूडेंट होता। प्रैक्टिकल के वक्त नजर आई एक लड़की हॉट, जिसके ग्लूकोन से नाक टेस्ट ट्यूब जैसी केस से जिसके बेंजीन का अंदाज होता था, अंधेरे में चमकती थी वो रेडियम उसे समझता था। एक दिन उसका और मेरा कन्फिग्रेशन था, उसी दिन उसके डैडी के साथ मेरा इंट्रोडक्शन था। वो बोले संभालो अपनी औकात। क्या बोले? कि संभालो अपनी औकात, आयरन मिल नहीं सकता कभी गोल्ड के साथ। यूं उन्होंने तोड़ दिया हमारे अरमानों से भरा बीकर, हम चुप ही रह गए बेंजल्डिहाइड का कड़वा घूंट पीकर। अब तो उसके दीदार के बिना दिल गुजरता नहीं था, बिना स्प्रिट के लैंप बुझलता नहीं था। अरे जिंदगी हो गई बेकार, अरे जिंदगी हो गई बेकार, आगे मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। जिंदगी हो गई बेकार, मतलब आगे मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, ऐसे क्या है, जिंदगी हो गई बेकार, कोई बात नहीं, छोड़ो उसे।
जाने तो, लेकिन हम मेन चीज पे आते हैं। ठीक है, क्या मैंने आपको बताया कि ट्रिक्स और टिप्स बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लाइफ में। ठीक है, इसलिए और केमिस्ट्री कुछ डरने का सब्जेक्ट नहीं है, बस आप अच्छे से पढ़ो, हम पढ़ाएंगे आपको। केमिस्ट्री से आपको प्यार ना हो जाए तो आप कहना। ठीक है, अब देखो बात करते हैं मेन चीज पे आते हैं, मेन मुद्दे पे आते हैं हम। ठीक है, मैं यहाँ पर डालता हूँ सब एटॉमिक पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, मैंने यहाँ पर डाल दिए हैं। अब एक एक करके बात करते हैं कि इनका मास कितना होता है, चार्ज कितना होता है। ठीक है, ये सभी बातें करते हैं यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इनके ऊपर चार्ज, मतलब मास लिखते हैं। तो मास की बात करते हैं इनका, कि इनका एग्जैक्ट मास क्या होता है। मैं आपको बता दूं, जो इलेक्ट्रॉन होता है इसका जो है एग्जैक्ट मास होता है अपना, वो होता है 9.1, कितना 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। ठीक है, 9.1 इंटू 10⁻13 किलोग्राम। वही प्रोटॉन का जो होता है वो होता है आपका 1.67 इंटू 10⁻27 किलोग्राम। और एग्जैक्ट न्यूट्रॉन का भी इतना ही मास होता है, 1.67 इंटू 10⁻27 किलोग्राम। और अब बात करते हैं इसके चार्जेस की। ठीक है, कि चार्ज कितना होता है। अब मैं आपको बता दूं कि कुछ महानुभाव जो हैं हमारे यहाँ, आप ही में से और कुछ आसपास के भी लोग, वो लोग कहते हैं, बोले मतलब जैसे कभी कभार, जैसे मान लो मैं आपको बता दूं, एक एग्जाम्पल ही दे रहा हूँ, कुछ इस टॉपिक से हट के बात कर रहा हूँ, कि जैसे मान लो, जैसे मैं तो अभी नया नया टीचर हूँ अपने। ठीक है, तो मुझे तो नोट से भी अपने पढ़ाना पड़ेगा। कोई डाउट आ रहा है तो मैं आपको एक्सप्लेन कर पाऊँ उस लेवल का, कि आपको समझ में आए। लेकिन कुछ महानुभाव जो है जिन्हें कुछ आता ही आता नहीं है, ठीक है, वो आपका कंपेयर करेंगे, क्या कहेंगे, बोले आप तो नोट से पढ़ाते हो, कॉपी में देख के पढ़ाते हो, ऐसे ही पढ़ाओ वैसे पढ़ाओ। मैं कहता हूँ मैं कैसे भी पढ़ाता हूँ, तुम्हें तो समझ में तो आ रहा है उस कॉन्सेप्ट को, तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा है। और ये बातें वही लोग करते हैं जिन्हें कुछ आता जाता नहीं है, बिल्कुल नीच प्रकृति के लोग ऐसे लोग होते हैं। मतलब तो मैं कहता हूँ कि किसी से कंपेयर मत करूँ आप, कि कैसे पढ़ाना है कैसे नहीं पढ़ाना। लोग कहते हैं जैसे कि आप, मतलब जैसे जैसे आप खुद ही बताओ, जैसे आपको क्वेश्चन नहीं समझ में आ रही है, आपके आसपास कोई बताने वाला नहीं है उसके बारे में, तो आप गूगल सर्च करते हो। ठीक है, मैं अभी की बात नहीं कर रहा, लेकिन कोई जैसे आपको समझ में नहीं आ रही, और जैसे कोई मतलब आपसे पूछ रहा है। ठीक है, जैसे मान लो किसी ने आपको कहीं की, मतलब कोई प्लेस है उसके बारे में पूछ लिया, आपने गूगल पे देख के उसके बारे में बता दिया। अब जो गूगल है हमारे पास, उसका इस्तेमाल करना जानते हैं हम, तो हम कर रहे हैं। तुम्हें तो हम उसके बारे में सही समझ आ रहे हैं, तुम क्या कह रहे हो बाद में, किया मतलब गूगल करके कर रहे हो। कुछ बच्चे मतलब जो है कह रहे थे, जैसे किसी एक ने कमेंट की थी पहले, बहुत पहले, अभी क्यों उतरेंगे, कि जैसे आप नीचे क्यों देख रहे हैं बार बार। मैं कहता हूँ मैं कहीं भी देखूं यार, तुम्हें मैं समझा नहीं रहा हूँ, ये बात बताओ। नोट्स में देख के पढ़ा रहा हूँ, मैं कहता हूँ यहाँ खड़े हो तो देखो, कैमरे के सामने खड़े होकर बोलने के तो देखो। आप कैसी बात करो, जो स्टूडेंट होता है पहले स्टूडेंट से वो टीचर एक साथ जाता है, तो उसे धीरे धीरे प्रैक्टिस के लिए अपने नोट्स के साथ ही पढ़ाता है, हर बंदा पढ़ाता है। ठीक है, मैं किस लेवल का एक्सप्लेन कर रहा हूँ वो आपके सामने होना चाहिए, समझ में आना चाहिए। तो इसलिए जज किसी को भी नहीं करना चाहिए। स्टार्टिंग में जो होता है, बच्चा भी जो होता है उसे हाथ पकड़ के ही चलाया जाता है, खुद वो चलना नहीं सीख जाता है। इसलिए डोंट जज योर टीचर, डोंट जज एनी पर्सन। और ऐसे लोगों से दूरी जरूर बना रखें जो आपको जज करते हैं, ऐसे कहते हैं ऐसे कहते हैं। और वही लोग कहेंगे जिनके घर में कुछ, जिन्हें कुछ दो कौड़ी का आता जाता नहीं है। जैसे अभी एक रील भी बहुत वायरल होती है कि सभी जो है यूट्यूब के टीचर दो कौड़ी के टीचर हैं। तो हाँ, हम हैं दो कौड़ी के टीचर, हमने मेहनत की है रातों, 12-12 13-13 घंटा पढ़े हैं, जिस लेवल पे आए हैं आपको पढ़ाने के लिए यहाँ पर खड़े हुए हैं। ऐसे ही नहीं, और जो पढ़ाते हैं, जितना पढ़ाते हैं उसमें चैलेंज कर सकते हैं लोगों को, खुद पढ़ा है इसलिए बात कर रहा हूँ ये। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि हाँ, और यही नहीं कि यही एग्जाम ही सब कुछ है। इतना पढ़ लो कि सामने वालों को पढ़ा सकूँ आप। ठीक, चलो कोई बात नहीं, थोड़ा सा बाहर का ज्ञान हो गया, लेकिन ये भी जरूरी है लाइफ में। ठीक है, पढ़ते रहो बढ़ते रहो, और ऐसी बातों में ध्यान मत दो, ऐसे लोगों पे ध्यान मत दो। ठीक है, अब बात करते हैं इनके ऊपर चार्ज की। देखो चार्ज कितना होता है, इलेक्ट्रॉन जो होता है होता है अपना नेगेटिव। इसके ऊपर वैसे तो आपको रटा हुआ होता है, लेकिन मैं आपको बता दूं, इसके ऊपर आप जब भी चार्ज को लिखते हैं वो आता है नेगेटिव में, क्योंकि नेगेटिव का ये चार्ज होता है, यानी कि 1.6 इंटू 10⁻⁻20 कूलम में होता है इसके ऊपर चार्ज। ठीक है, अब जो आपका प्रोटॉन होता है इस पर होता है आपका प्लस का 1.6 इंटू 10⁻⁻20 कूलम। और वहीं अगर मैं न्यूट्रॉन की बात करूं, ये जो होता है आपका, ये होता है न्यूट्रल, यानी कि इस पर होता है जीरो चार्ज होता है। ठीक है, जीरो चार्ज होता है। मैं यहाँ पर इसका सिंबल भी लिख देता हूँ, इधर ही लिख देता हूँ, उधर जगह नहीं है। चलो मैं इधर इतना इरेज कर दूं, इतना तो आप लोगों ने लिख लिया होगा, ट्रिक लिख ही लिया होगा। यहाँ पर जगह नहीं है तो मुझे इरेज तो करना पड़ेगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ रिलेटिव चार्ज। रिलेटिव चार्ज कितना होता है, तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो होता है वो होता है आपका -1, प्रोटॉन के ऊपर होता है +1, और न्यूट्रॉन के ऊपर होता है चार्ज 0। ठीक है, अब रिलेटिव मास कितना होता है सर, देखो रिलेटिव मास जो होता है ये होता है आपका इलेक्ट्रॉन के ऊपर 1/1837 AMU, 1/1837 AMU।
इज इक्वल टू 0 AMU। ठीक है, इसका इतना भी होता है, अप्रोक्सीमेट में लेके चल रहा हूँ, इसका वैसे तो 0 के आसपास ही आता है, लेकिन मैं अप्रोक्सीमेट लेके चल रहा हूँ 0 AMU। ठीक है, वहीं अगर मैं प्रोटॉन की बात करूं तो प्रोटॉन का जो होता है रिलेटिव मास होता है 1 AMU, और न्यूट्रॉन का भी होता है आपका 1 AMU होता है रिलेटिव मास होता है सर। तो इतनी बात आप याद कर लीजिए, नोट कर लीजिए, ये आपके हर चैप्टर में, फिजिक्स में, हर जगह आपके काम आएगी। ठीक है, अब मैं आपको बताऊं, देखो जो मैंने आपको एलिमेंट लिखवाए थे शुरू के, कि मैंने आपको लिखवाए थे एलिमेंट, जैसे मैंने शायद 1 से लेकर के 20 तक लिखवाए थे हैं। तो मैं आपके लिए मतलब कुछ चीज बताने जा रहा हूँ कि आपको वो शुरुआत में अभी जो है 1 से लेकर के 30 तक के पूरे एलिमेंट आपके रटे होने चाहिए, आपके जुगान पे होने चाहिए। कभी मैं पूछूं कि स्कैंडियम का मतलब कितना होता है एटॉमिक नंबर, तो आपको सीधे बताना चाहिए कि 21 होता है। मतलब 1 से 20 तक तो ऐसे याद होना चाहिए कि कौन सा एलिमेंट कहाँ पे, उसका विद एटॉमिक मास भी। अगर आप 21 से जो 30 तक याद करते हैं उसके केवल एटॉमिक नंबर भी आपको पता होंगे, कोई बात नहीं है, एटॉमिक मास की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, एटॉमिक नंबर तक अगर आपको पता है तो आप सीधे बता सकते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, मुझे जो है 1 से लेकर के 30 तक पूरे पीरियोडिक टेबल में याद है। वैसे मैं और भी आपको जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बताऊंगा, आप खुद ही बता दो कि कौन सा एलिमेंट कहाँ पे है। ठीक है, वो सब मैं आपको ट्रिक्स बताऊंगा, बस वेट करो उसका। ठीक है, लेकिन मुझे 1 से 30 तक पूरे याद है कि हाइड्रोजन है, हीलियम 2, लिथियम 3, बेरिलियम 4, बोरॉन 5, कार्बन 6, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8, फ्लोरीन 9, नियोन 10, सोडियम 11। ठीक है, मतलब ऐसे करके जो है पूरे आपको याद करना है 1 से लेकर के 30 तक। ठीक, तो इतना आपको याद करना है, अब इतना कर लो नोट, उसके बाद हम पढ़ते हैं इसके आगे का। नहीं है बात तेरी चाल तारों में, चांद आया है नया इन सितारों में। इरेज कर दूं इतना। अब हमें नया जब टॉपिक पढ़े तो नए ही पेज से करें। ठीक है, आपकी अगर पेज के नीचे जगह हो आप वहीं से लिख लेना, मैं ऐसी बात नहीं कर रहा। मैं सोच रहा इतने को इरेज ही कर दूं, वरना बार बार इरेज करना पड़ेगा। अब बात करेंगे हम एटॉमिक मास एंड एटॉमिक नंबर की, कि क्या होता है सर एटॉमिक मास और क्या होता है एटॉमिक नंबर। आपको बता दूं, अभी सुबह 5 बजे मैं ये लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ। रात में इतना टाइम नहीं था मेरे पास कि मैं रात में, मुझे नींद लग रही थी। अब मैं आया ही था यहाँ पर 9 बजे, खाना वाना खाने के बाद सो गया था, तो इतना टाइम नहीं मिला। अभी मैं सुबह 5 बजे रिकॉर्ड कर रहा हूँ। देखो मेरी तो कंसिस्टेंसी मेंटेन है, लेक्चर मैं आज भी आपको दे रहा हूँ। अब आप अपनी कंसिस्टेंसी से देख रहे हैं या नहीं। आज आपको क्वेश्चन भी मिल जाएंगे इन दोनों लेक्चर्स के, कितने कितने क्वेश्चन आपको मिलेंगे, वो सब टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर देंगे। अगर आप देखो टेलीग्राम चैनल पे की लिंक तो मैं लगा ही देता हूँ अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। अगर आप लिंक से नहीं जाना चाहते तो टेलीग्राम चैनल पर मेरा नेम ही सर्च कर लो मेरे चैनल का, सगुन कोचिंग सेंटर। मतलब SHUN लिखना, सगुन लोग SHUN भी लिखते हैं। ठीक है, लेकिन SHUN है। आप मेरे चैनल के बारे में गूगल पे सर्च कीजिए या मेरा नाम डालिए सगुन कुमार राठौर, आपके सर जो है वो फेमस हैं, मिल जाएंगे आपको हर जगह से। व्हाट्सएप पे भी चैनल है, टेलीग्राम पे भी चैनल, लेकिन मैं आपसे कहूँ कि आप टेलीग्राम चैनल पे पहले ज्वाइन हो जाइए। उस पर ये पूरा मटेरियल, ये पूरा मैं सब्जेक्ट का क्वेश्चन प्रैक्टिस सब वहीं पर डालूंगा, हर नोटिस आपको वहीं पर पता चलेगा, तो आप वहां पर जरूर ज्वाइन हो जाइए। ठीक, चलो अब पढ़ाई करते हैं यहाँ की। ठीक है, थोड़ा बहुत बताएं, प्रचार प्रसार भी होना चाहिए ना। चलो पढ़ते हैं। ठीक है, कि एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास क्या होता है सर। एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास क्या होता है। एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास क्या होता है, देखो सबसे पहले बात करते हैं हम एटॉमिक नंबर की। हेडिंग डालो एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर, आपको मैं बता दूं कि एटॉमिक नंबर को हम जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे, जेड से रिप्रेजेंट करते हैं सर। ठीक है, जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। एटॉमिक नंबर क्या होता है हमारा, इट रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। जैसे मान लो कोई भी एक एटम है, ठीक है, उसके अंदर ये बताता है प्रोटॉन की संख्या को, कि उसमें कितने प्रोटॉन प्रेजेंट हैं एक न्यूक्लियस, यानी कि एटम के न्यूक्लियस के अंदर। ठीक है, मैं आपको इतनी तो बात मैंने बता दी है। इट रिप्रेजेंट क्या करता है, रिप्रेजेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन इन न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। अब एक रामबाण चीज दे रहा हूं आपको, रामबाण चीज। डेफिनेशन कोई रटने की जरूरत नहीं, जितनी चीज बता दूं उतनी बात याद रखो। आप सिंपल याद रखो कि जेड इज इक्वल टू, जेड क्या है हमारा एटम नंबर, इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू प्रोटॉन। ठीक है, सिंपल बात, नो बकवास। एग्जाम्पल समझ लो, एग्जाम्पल समझ लो।
इसे मैंने यहाँ पर लिखा 11 सोडियम और 23 यहाँ पर उसका होता है मॉलिक्यूलर वेट। कल ही मैंने आपको बता दिया था, जिसने कल का लेक्चर मिस किया उसको यहाँ पर समझ नहीं आया कि यहाँ पर कहाँ क्या है, इसलिए कहते हैं कि लेक्चर पूरा देखो, हर लेक्चर देखो। हम बताए थे, फिर से बताए थे। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा 11 सोडियम 23, ये जो सोडियम है अपना एलिमेंट, नीचे जो मैंने लिखा है यह आपका एटॉमिक नंबर जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। इसके ऊपर जो मैंने लिखा है वो है आपका एटॉमिक मास। क्या है? एटॉमिक मास। इसे रिप्रेजेंट करते हैं जेड से, इसे रिप्रेजेंट करते हैं इससे। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि आप मुझे इसमें बताओ इसका एटॉमिक नंबर कितना है, तो आप सीधे बोल देंगे सर 11। मैं पूछूं इलेक्ट्रॉन कितने हैं, आप सीधे बोल देंगे सर 11। मैं पूछूं प्रोटॉन कितने हैं, आप सीधे बोल देंगे सर 11। ठीक है, 11। तो यही तो है यहाँ पर मेन चीज कि अगर आपके नंबर जो है वो है आपका 11, ठीक है, एटॉमिक नंबर जो है 11 है, तो प्रोटॉन तो उतने ही होंगे, वो भी होंगे आपके 11 ही। और जो इलेक्ट्रॉन है, जैसे मान लो इसके ऊपर कोई अभी पॉजिटिव निगेटिव चार्ज नहीं है, तो इतने ही आपके इलेक्ट्रॉन भी बन जाएंगे सर। ठीक है, ध्यान रखना। आप मान लो मैंने इसी में लिख दिया कि 11 सोडियम प्लस 23, मतलब इसके ऊपर मैंने एक पॉजिटिव चार्ज लगा दिया। ठीक है, अब मैं इसमें पूछूंगा आपसे कि इसमें एटॉमिक नंबर इसका तो वही रहेगा। ठीक है, चाहे एटॉमिक नंबर चार्ज पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, एटॉमिक नंबर जो है वो चार्ज पे डिपेंड नहीं करता, तो एटॉमिक नंबर तो 11 ही रहेगा। प्रोटॉन भी आपके 11 ही रहेंगे, लेकिन इलेक्ट्रॉन में डिफरेंस आ जाएगा। किसमें? इलेक्ट्रॉन में डिफरेंस आ जाएगा चार्ज की वजह से। क्वेश्चन भी सीधे बन सकता है कि एलिमेंट में चार्ज की वजह से किसमें डिफरेंस आता है, तो आपको ऑप्शन दे रखे हुए इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, तो आपको सीधे लिखना है इलेक्ट्रॉन। तो अगर मैं कहूँ इसमें देखो, पॉजिटिव चार्ज का मतलब होता है कि किसी ने भी एलिमेंट ने कितने इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो दिए हैं, डोनेट किए हैं। जब कोई डोनेट करता है तो उसके ऊपर प्लस चार्ज आता है। ठीक है, तो प्लस का आपको सिंपल मतलब समझना है कि प्लस है अगर किसी एटम पे, तो हमें उसमें से एक इलेक्ट्रॉन माइनस करना है। अब जैसे यहाँ पर मान लो 11 है, वैसे तो 11 ही होते हैं, ऊपर मैंने कितने लिखे 11, लेकिन अब एक प्लस चार्ज लगा दिया, तो एक इसमें से हमें कम करना है। 11 में से एक कम करने कितने बचेंगे? 10। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, ऐसे करके आप कर सकते हैं। तो ये होता है आपका एटॉमिक नंबर। ठीक है, अब बात करते हैं मास नंबर की। किसकी बात करते हैं? मास नंबर की, कि मास नंबर कितना क्या होता है। अगला हेडिंग डाल लो, मास नंबर। मास नंबर क्या होता है और क्या रिप्रेजेंट करता है? देखो, मास नंबर को जो है हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे? ए से रिप्रेजेंट करते हैं सर। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ए से रिप्रेजेंट करते हैं। ए रिप्रेजेंट करता है कि नंबर ऑफ न्यूक्लियन। देखो, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को ही हम कहते हैं न्यूट्रॉन, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को ही हम कहते हैं न्यूक्लियन। ठीक है, मतलब इन्हीं दोनों को मिलकर के हम कहते हैं न्यूक्लियन। इसका मतलब है कि किसी भी एटम में जो न्यूक्लियन की संख्या होती है वो रिप्रेजेंट करता है आपका एटॉमिक मास। ठीक है, मतलब मास नंबर। ठीक है, यानी कि मैं आपको सीधे लिख रहा हूँ ए इज इक्वल टू प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। ये आपको फॉर्मूला याद रखना है, इससे आपके कई सवाल बनेंगे इस चैप्टर में। ठीक, इतनी बात आपको याद रखनी है। यानी कि मास नंबर जो होता है वो रिप्रेजेंट करता है किसी भी एटम में के न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या, की उसमें कितने आपके प्रोटॉन है, कितने आपके न्यूट्रॉन हैं सर। जैसे मैंने आपको यहाँ पर बताया था 23। अब मैं यही वाला एग्जाम्पल ले रहा हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो, वही वाला एग्जाम्पल ले रहा हूँ। मैंने लिखा है 11 सोडियम 23, तो इसका जो एटॉमिक मास है वो हो जाएगा, मतलब एटॉमिक हाँ मास है वो हो जाएगा आपका 23 हो जाएगा। ठीक है, तो इतनी बात आपको याद रखनी है। ए होता है आपका एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास। ठीक है ठीक है सर, बाकी तो मैंने आपको बता ही दिया था कि ये जो नीचे होता है आपका होता है मतलब एटॉमिक नंबर, ये होता है आपका एटॉमिक मास होता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे चार्ज एटम, आयंस या फिर रेडिकल्स की। इतना आप नोट कर लो पहले, बिल्कुल बेसिक बेसिक चीजें हैं। इन सभी चीजों को अगर कवर नहीं किया तो आगे दिक्कत होगी। ठीक है, मूल कॉन्सेप्ट जो है इसी चैप्टर में हमारे आगे उसमें दिक्कत होगी, इसलिए अभी एक एक पॉइंट क्लियर करते हुए चलो। कोई भी डाउट आता है कमेंट सेक्शन में पोस्ट जरूर करो, उसका आपको मिल जाएगा सोल्यूशन। ठीक, और कोई ज्यादा लंबा ही क्वेश्चन है मेरे पास डीएम करो, डायरेक्ट इंस्टाग्राम पर भेजो, मेरे पास सोल्यूशन दूंगा मैं आपको लिख के, और टेलीग्राम पर भी आप भेज सकते हो, उसका आंसर मैं दूंगा आपको। ठीक है, फोटो वोटो जैसे मतलब है किसी भी क्वेश्चन का भेजो मेरे पास, मैं दूंगा आपको उसका आंसर। ओके, करें हेडिंग डालोगे ना कि चार्ज एटम या फिर आयंस या फिर रेडिकल्स। चार्ज एटम या फिर आयंस या फिर रेडिकल। ठीक है, चार्ज एटम या फिर आयन या फिर
रेडिकल क्या होता है सर, बताएंगे इसके बारे में? बिल्कुल बताएंगे। ये होते हैं हमारे दो टाइप के, एक होता है कैटायन, एक होता है एनायन। एक बात याद रखो, जैसे मान लो मैंने यहाँ पर लिखा है Na+ और यहाँ पर लिखूं Cl-, ठीक है। अब अगर किसी के ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज है तो उसे हम कैटायन कहते हैं। जैसे यहाँ पर कोई कहे कि सोडियम आयन जो है, इसे आयन तो कह रहे हैं, किस टाइप का आयन है, कैटायन है या आनायन है? तो अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इसे कहेंगे कैटायन। और वही निगेटिव चार्ज है, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है क्लोराइड, तो ये होता है आपका एनायन। कहने का मतलब क्या है कि पॉजिटिव का मतलब ही होता है आपका कैट आयन और निगेटिव का मतलब ही होता है आपका एन आयन, ठीक है। ध्यान रखनी है इतनी बात। लिख लेते हैं यहीं पर नीचे, कैटायन मैंने यहाँ पर लिखा और इधर मैंने आपका लिखा है एनायन, ठीक है। क्या लिखा है? एनायन, ठीक है। कैटायन मैंने आपको क्या बताया, ये होता है आपका पॉजिटिव चार्ज और इधर मैंने आपको बताया ये होता है आपका निगेटिव चार्ज होता है सर, ठीक है। ध्यान रखनी है इतनी बात। अब एक कैटायन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज किसकी वजह से आता है? ड्यू टू लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी कि यहाँ पर सोडियम के ऊपर प्लस है, इसका मतलब कुछ तो राज होगा कि हम सोडियम को ऐसे भी खाली भी लिख सकते हैं, ठीक है। और वहीं हमने इसके ऊपर चार्ज लगा दिया, तो इसका कुछ तो राज होगा सर। आखिर क्या राज है दया? कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। कोई गड़बड़ नहीं है, सब आ जाएगा समझ में, ठीक है। सोडियम के ऊपर प्लस का मतलब है कि ड्यू टू लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसने अपना इलेक्ट्रॉन किसी को डोनेट किया है या अपना इलेक्ट्रॉन जो है खो दिया है इसने, उसी की वजह से जो है इसके ऊपर प्लस चार्ज आता है। जैसे मान लो आप मान लो एक एटम है, ठीक है। एक एटम है, एलिमेंट है। आपके घर में मान लो कोई आ नहीं जाते कि मांगने वाले, हमें थोड़ा सा वो दे दो, आटा चावल दे दो या मतलब पैसे दे दो, रुपए दे दो, ठीक है। तो आपने जो है उसके लिए मान लो थोड़ा सा आटा लेके गए, आपने दे दिया उनके लिए, तो आप तो उस टाइम पे एलिमेंट हैं, तो आपने उन्हें वो डोनेट करना है, ठीक है। आपकी वो चीज है, आप उन्हें डोनेट करना है, तो आपके ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब वही मान लो आप जो है आपके घर पे मान लो मेहमान आ गए, ठीक है। आपके जो है नाना नानी आ गए, ठीक है। कौन आ गए? नाना नानी आ गए। अब आप तो उनका पीछा नहीं छोड़ेंगे, ठीक है, जब तक वो घर से जाएंगे नहीं और आपके लिए आपकी मनी नहीं देके जाएंगे, ठीक है। दान दक्षिणा आपको नहीं देके जाएंगे, मतलब तो आपको जो वो मतलब रुपए देके जाते हैं, आप वो रुपए उनसे ले लेते हैं। जैसे मान लो उस टाइम पे जो है वो है एलिमेंट, ठीक है। नाना नानी जो है आपके वो है एलिमेंट, आप जो है आप भी है एक एलिमेंट, लेकिन आप जो है उनसे ले रहे हैं वो, यानी कि वो जो है वो दे रहे हैं। जैसे मान लो मैं आपको यहाँ पर बता दूं, ये है आप, ठीक है, ये है आपके नाना, ठीक है। ये आए आपके घर, इन्होंने आपको दिए पैसे। क्या दिए? इन्होंने आपको दिए पैसे, आपने वो पैसे ले लिए। अब ये जब पैसे दे रहे हैं तो इनके ऊपर तो आएगा पॉजिटिव चार्ज, लेकिन वो पैसे आपने रख लिए तो आपके ऊपर आएगा निगेटिव चार्ज। ऐसे करके समझा करो, ठीक है। तो ऐसे आप अब कभी भी भूलोगे नहीं, एक कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में घुसा रहेगा कि नाना ने पैसे दिए तो हमारे ऊपर आएगा नेगेटिव और नाना के ऊपर आएगा पॉजिटिव, ठीक। बिल्कुल ध्यान रखनी है। ऐसे ऐसे एक एक मतलब हर चीज को जितना पढ़ो उसे अपनी डेली लाइफ में उतारो, ठीक है। तो यहाँ पर किसकी वजह से आता है पॉजिटिव चार्ज? आपके ड्यू टू लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ड्यू टू लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। बिल्कुल सर, समझ में आ गया। और एनाइन का मतलब क्या होता है? ड्यू टू गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ड्यू टू गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है सर। बिल्कुल समझ में आ गया, आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल दिल में घुस गया है, दिल में, ठीक है। दिल में ही रखना, दिमाग तक मत लेके जाना है, दिमाग में भी रखना है इसके लिए, ठीक है। और मैं आपको बता दूं यहां पर जो होता है कैटायन में आपकी हमेशा इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा होगी प्रोटॉन से, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की संख्या हमेशा ज्यादा होगी प्रोटॉन से। क्या है मैंने सही लिखा है? जैसे मान लो यहाँ पर लिखा है मैंने Na+, विद एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको लेके बता रहा हूँ, ऐसे मैं कुछ नहीं बोलता। मैंने यहाँ पर लिखा क्या है, सही लिखा है, मैं आपसे यही पूछ रहा हूँ। अगर मैं इसमें कहूँ कि आपके जो है प्रोटॉन कितने होंगे, तो जेड अगर 11 है हमारा इसका, और प्रोटॉन भी होंगे तो इसके 11 होंगे। अब मैं कहूँ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, तो इलेक्ट्रॉन जो है इसमें वो होंगे इसके आपके की एक प्लस है, तो आपके वैसे तो इलेक्ट्रॉन भी 11 है, लेकिन अगर एक प्लस है तो उसमें से एक जो है माइनस हो जाएगा, तो आपके हो जाएंगे 10। अब आप विद एग्जाम्पल देखो, मैं प्रूफ करके बताता हूँ, कोई बात ऐसे हवा में नहीं कहता हूँ। अब मैंने यहाँ पर लिखा कि इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो बताओ क्या है मैंने सही लिखा? जैसे मान लो मैंने Na+ में जो है प्रोटॉन तो आपके 11 बताए और इलेक्ट्रॉन बताए 10, तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा है या प्रोटॉन ज्यादा है? मैंने तो यहाँ पर लिख दिया कि इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं इनमें, तो ये मैंने गलत लिखा है। इसका सिंबल आएगा आपका इस टाइप से, ठीक है। किस टाइप से? इस टाइप से। इसे कहते हैं सगुन स्कैम। सगुन स्कैम, इसे कुछ और नाम दे देंगे, ठीक है। सगुन स्कैम नहीं, एस के सर का स्कैम। कि हाँ, अब आप दोबारा इसे भूलेंगे नहीं
कि कैटायन में जो होता है आपका हमेशा प्रोटॉन की संख्या ज्यादा होती है। अगर आपको रटने की जरूरत नहीं है तो ऐसे ही सोडियम प्लस का आप एग्जांपल ले लेना। जैसे मान लो कहीं पर क्वेश्चन स्टेटमेंट बेस्ड बन के आ गया कि क्या जो होते हैं कैटायन उसमें आपके इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं या प्रोटॉन, तो आपको अगर याद नहीं आ रहा तो आप सीधे यहाँ पर इतनी बार लिखेंगे Na प्लस, उसके आप इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, प्रोटॉन निकालेंगे, खुद आप बता देंगे कहां पर हमारे इसमें प्रोटॉन ज्यादा होते हैं या फिर इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं। तो सिंपल बात है कि कैटायन में जो है आपके प्रोटॉन ज्यादा होते हैं इलेक्ट्रॉन से। ठीक है, अब जब इसमें तो इसका तो उल्टा ही होता है, यहाँ हम कंपेयर करना है एक दूसरे को। ठीक है, डिफरेंस निकालना है तो आपको पता है यहाँ पर जो है इलेक्ट्रॉन होंगे आपके ज्यादा और प्रोटॉन से। ठीक है, किसमें? एनायन में। ठीक, तो इतनी बात कर लीजिए, आप नोट कर लीजिए, ये होता है आपका कैटायन एंड एनायन। ठीक है, ठीक है सर, बिल्कुल समझ में आ गया है। अब चार्ज वार्ज के बारे में तो मैं आपको बता ही दिया इतना सब कुछ। ठीक है, बिल्कुल समझ में आ गया है सर। आप कुछ एग्जाम्पल, कुछ क्वेश्चन तो कराओ सर, ऐसे ही आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा दिए तो चलो भाई क्वेश्चन भी कर लो, कर लो कर लो, इतना कर लो नोट। उसके बाद करता हूँ मैं इरेज, कुछ क्वेश्चन करते हैं फिर और एक दो कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, फिर छुट्टी करेंगे। ठीक है, बिल्कुल, चलो इरेज कर रहे हैं। ठीक है, सारे सारे रहना तेरी याद सदा मुलाकात सदा रहना, काटे ना कटे दिन अब तेरे मैंने मुलाकात सदा रहना, क्या मेरे तरह। एग्जाम्पल है, मैं यहाँ पर एग्जाम्पल लिख रहा हूँ लेकिन क्वेश्चन ही है अपने। ठीक है, सबसे पहले इजी टू इजी लेके चलते हैं। मैं सबसे पहले आपसे बताऊंगा, चलो पहले नंबर पे हमारा जो एलिमेंट आता है हाइड्रोजन, इसमें मैं आपसे पूछ रहा हूँ एटॉमिक नंबर इसका, इलेक्ट्रॉन बताओ इसका, प्रोटॉन बताओ इसमें, न्यूट्रॉन बताओ इसमें। ठीक है, बताओ, और ये भी बताओ कि ये कैटायन है या फिर एनायन है। मैं तो भाई देखो ऐसे ही सवाल बनाता हूँ, हैंड टू हैंड सवाल बनाऊंगा आपके सामने, आपकी आंखों के सामने, कोई रटा हुआ सवाल नहीं, और एक ही सवाल में आपके हर कॉन्सेप्ट क्लियर करवा दूंगा। बताओ जल्दी से, आपके पास कितने सेकंड? 10 सेकंड है, 10 सेकंड, 10 सेकंड काउंट कर रहा हूं मैं। बताओ कितना है इसमें, मतलब क्या है, कितने हैं इसमें अपने एटॉमिक नंबर। चलो जल्दी से, काउंटिंग चल रही है आपकी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। टाइम अप। क्या आप निकाल पाए, इतना सब कर पाए? देखो मेरे सामने देखो, हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन का होता है आपका एटॉमिक नंबर 1। इलेक्ट्रॉन की अगर बात करें तो इलेक्ट्रॉन कितना होगा इसमें? इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन था, वो भी इसने डोनेट कर दिया, कितने रह जाएंगे? 0। प्रोटॉन कितना है आपका? 1। न्यूट्रॉन कितना है? वो भी होगा 0। देखो न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं मैं आपको बता दूंगा, सिंपल। जो अपना फॉर्मूला था A इज इक्वल टू पी प्लस एन, इसमें A जो है इसका वो है आपका क्या? एटॉमिक मास। P जो है प्रोटॉन, N जो है न्यूट्रॉन। तो एटॉमिक मास अगर इसका देखेंगे तो वो इसका होता है 1, प्रोटॉन भी है 1, तो और प्लस में न्यूट्रॉन। अब इतना तो करना आता हो कि एक को इधर लेके जाएंगे तो आपका माइनस में 1 माइनस 1 इज इक्वल टू न्यूट्रॉन, या आपका 0 हो जाएगा न्यूट्रॉन की संख्या, है नहीं है? तो ऐसे करके आप सॉल्व भी कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको बताऊं कि जो मैं आपको बताया कि अगर प्लस चार्ज है तो आपका क्या होगा? कैटायन होगा सर। ठीक है, बिल्कुल यार, आप तो समझ गए, आपने तो कर दिया यार। चलो कोई बात नहीं, एक सवाल और करके देखा होगा इसी बात पे, कर दिया तो फिर क्लोराइड आयन में बताओ इसका एटॉमिक नंबर बताओ, इलेक्ट्रॉन बताओ, प्रोटॉन बताओ, न्यूट्रॉन बताओ, कैटायन है या एनायन है, सब बताओ जल्दी से। कितने सेकंड दूं अब? 8 सेकंड, जल्दी बताओ। 1 2 3 4 5 6 7 8। क्या आपने कर दिया इतनी देर में? अगर कर दिया तो यू आर जीनियस, क्योंकि इतना सब पढ़ाने के बाद पूरा कोई कॉन्सेप्ट का एक ही क्वेश्चन में समझना बहुत बड़ी बात होती है। इसका एटॉमिक नंबर होता है 17, क्योंकि प्रोटॉन जो होते हैं वो आपके होते हैं एटॉमिक नंबर के बराबर ही। इलेक्ट्रॉन जो होता है अगर नेगेटिव है तो एक जो है बढ़ जाता है हमारा, तो 17 और 1 18 हो जाएंगे। न्यूट्रॉन जो होता है आपका, क्लोरीन का कितना होता है? वो होता है, मतलब कितना होता है इसका एटॉमिक मास? तो क्लोरीन का होता है 35.5, और 35 में से मैं 35 लेके चल रहा हूँ। ठीक है, 35 में से अब आप 17 घटाते हैं, यानी कि इज इक्वल टू पी प्लस एन। ठीक है, 17 होता है इसका एटॉमिक मास, और प्रोटॉन जो है इसमें कितने हैं? 17 ना। एटॉमिक मास होता है इसका 35, और प्रोटॉन जो है वो है 17, और न्यूट्रॉन। अब इसमें पैसे 35 में से 17 माइनस करो, कितना आएंगे? 35 माइनस 17 इज इक्वल टू न्यूट्रॉन, यानी कि 5, यानी 15 में से गए 7, तो बचे आपके कितने? बचे 8। 8 और 2 में से 1 गया 1, तो इसमें आपकी न्यूट्रॉन की संख्या वो है आपकी 18। और जब इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो ये आपका हो जाएगा एनायन। ठीक,
बिल्कुल यार, आपने कर दिया। मुझे समझाना पड़ रहा है इसलिए जो है देर लग रही है, वरना मैं इसे 5 सेकंड में भी कर देता। अब आप कहोगे आप तो सर हैं, कोई बात नहीं है, प्रैक्टिस से होगा, आपका भी होगा, ठीक है। अब कुछ बात करते हैं कि इस टाइप के तो सर सवाल बहुत कर लिए। अब मैं आपसे बताता हूं इस सवाल को कितने लोग कर लेंगे। इसमें बताओ मुझे कि इसमें कितने आपके इलेक्ट्रॉन हैं, कितने आपके प्रोटॉन हैं, कितने आपके न्यूट्रॉन हैं, बताओ। इसे मैं आपको बता दूं, इसे कहते हैं कार्बोनेट आयन। जो मैंने सीओ यहां पर लिखा है इसे कहते हैं कार्बोनेट आयन, ठीक है। कार्बोनेट आयन कहते हैं, क्या कहते हैं इसे, हैं? गलत। कार्बोनेट आयन कहते हैं CO3 2- इसे कहते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड। एक बात याद रखना कि कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड में सबसे खतरनाक गैस जो होती है वो होती है आपकी कार्बन मोनोऑक्साइड। जैसे मान लो घर में होते, ठंडों में होते हैं, ठंड में लोग अपने कमरे के अंदर, कई बार ठंड लगती है और मतलब वो पहले के जमाने में तो ऐसे होता था, केस अब इतने नहीं होते हैं कि उनके मतलब हर घर में एक वो डिबिया नहीं होती है कुछ टाइप की, ढिबरी, वो जलती ही रहती थी और लोग बंद कमरे में ऐसे ही सो जाया करते थे। उसके बाद सुबह देखा करते थे तो पूरा पूरा परिवार खत्म हो जाया करता था, ठीक है। पूरा पूरा परिवार मतलब खत्म हो जाता। उससे जो होती वो हम जलाते हैं, वो जो कैंडल जलती है या मतलब कोई भी डिबरी जलती है, उससे निकलती है कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। वो पूरे कमरे में ऐसे ही फैल जाती है, जिससे लोग सांस लेने में बहुत तकलीफ होती है उन लोगों को, ठीक है। जिसकी वजह से वो लोग सोते 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 ही रह जाते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना कि कार्बन डाइऑक्साइड से ज्यादा खतरनाक होती है अपनी कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक। लेकिन वो मुद्दा ही नहीं है अभी हमारा यहाँ पे। मुद्दा क्या है, मुद्दे के ऊपर आओ कि इसमें कैसे करके इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कैलकुलेट करेंगे। ये सब क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन जो कहता है कि क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं होती, देखो क्वेश्चन प्रैक्टिस हो रही है यहाँ पर। सीओ में बताओ आपके कितने हैं इलेक्ट्रॉन। कुछ नहीं आपको करना है, इसे आप अलग अलग एलिमेंट में ले लो। जैसे सी ले लिया और एक ऑक्सीजन, जब आपके एक एक दे रखा है तो मैंने आप लिख लिया, ठीक है। कार्बन का होता है 6 एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास होता है 12। ऑक्सीजन का होता है 8 एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास होता है 16। इसमें आप पहले सर कार्बन में जब आप निकालोगे इलेक्ट्रॉन तो इसके आएंगे इलेक्ट्रॉन जो है आपके 6 और प्रोटॉन भी आएंगे आपके 6। न्यूट्रॉन आप निकालेंगे तो वो भी आएंगे 6, क्योंकि 12 में से 6 गए 6। इलेक्ट्रॉन आपके यही है, प्रोटॉन आपके यही है। और जब आप ऑक्सीजन में निकालोगे तो इलेक्ट्रॉन होंगे इसके 8, प्रोटॉन होंगे इसके 8, और जब आप इसके मतलब निकालोगे न्यूट्रॉन। है तो सवाल ऐसा ही बन गया, मतलब बिल्कुल सही बन गया सवाल। जब आप इसमें 16 में से 8 करोगे माइनस तो इसमें आएंगे आपके 8। ऐसे मत सोचना कि 8 ही आने हैं, वो सवाल ही ऐसा बन गया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब मैं देखो आपको बताऊं, अब इसमें आपको निकालने हैं कि टोटल जो है, अब आपको नेट बताने कितने इलेक्ट्रॉन है कितने प्रोटॉन। अब हमें सी ओ के पूरे बताने हैं, तो हमें ये जो इलेक्ट्रॉन है पूरे जोड़ देने हैं। सी और ओ के दोनों के इलेक्ट्रॉन जोड़ देना। तो अगर आप जोड़ेंगे तो 8 + 6 यानी आपके 14 हो जाएंगे इसके इलेक्ट्रॉन टोटल। सीओ के जो हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन टोटल हो जाएंगे 14। अब वहीं आप अगर इसके प्रोटॉन भी जोड़ेंगे, प्रोटॉन 6 + 8 और जे तो आपके हो जाएंगे, ये भी हो जाएंगे 14, ठीक है। न्यूट्रॉन भी अगर हम जोड़ेंगे तो 6 + 8 ये भी हो जाएंगे आपकी 14, ठीक है। तो ऐसे करके आप निकाल सकते हैं, ऐसे करके आप कैलकुलेट कर सकते हैं सभी का। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, मैं एग्जाम्पल ले लेता हूं अब की बार किसका, NO2 ले लेता हूं मैं यहाँ पर एग्जाम्पल, NO2, ठीक है। इसमें बताओ मुझे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कितने हैं। सबसे पहले ऐसे अलग लिख लो। देखो अब की बार ऑक्सीजन 2 है तो आपको कुछ और भी समझ में आएगा। जैसे 7 होता है नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर, 14 होता है एटॉमिक मास, ऑक्सीजन का होता है 8 एटॉमिक नंबर और 16 होता है इसका। पहले सर इसमें नाइट्रोजन में इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो आएंगे 7, प्रोटॉन निकालोगे तो आएंगे वो भी आएंगे 7, ठीक है। न्यूट्रॉन अगर निकालोगे तो 14 में से 7 गए आपके 7 बचेंगे। और अगर आप ऐसे ही ऑक्सीजन में निकालोगे इलेक्ट्रॉन तो वो आपके बचेंगे 16 में से, मतलब 8 ही है ना, 8 ही आपके यही हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन भी हो जाएंगे आपके 8 और न्यूट्रॉन जब आप निकालोगे तो हो जाएंगे 16 में से 8 गए तो आपके हो जाएंगे 8, ठीक है। अब आपको कुछ नहीं करना है, ये सब जोड़ देने हैं, लेकिन इस बार आपका कुछ अलग होगा। इस बार कुछ अलग होगा। इलेक्ट्रॉन जब मैं पूछ रहा हूं तो पहले से तो आप लिखेंगे कि नाइट्रोजन के कितने इलेक्ट्रॉन 7 प्लस में ऑक्सीजन के कितने 8, लेकिन इस बार 2 ऑक्सीजन है आपके पास। कितने हैं, 2 ऑक्सीजन है। तो हमें इसमें 8 में 2 से मल्टीप्लाई भी करनी पड़ेगी। तो 7 प्लस में 16 और 16 और 7 कितने होते हैं 23, 16 4 20, हाँ 23 होते हैं अपने। तो इसका आंसर हो जाएगा 23। इसमें पूरे में NO2 में इलेक्ट्रॉन है सर, कितने 23 है, बिल्कुल करेक्ट जवाब है आपका, ठीक है। अब वही अगर प्रोटॉन की बात करें तो आपको फिर से वही करना है कि 7 आपके नाइट्रोजन के प्रोटॉन, ऑक्सीजन के 8, लेकिन 2 हैं आपके पास तो आपको 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ी। तो 7 + 16 कितने हो जाएंगे 23, बिल्कुल करेक्ट। न्यूट्रॉन की बात करें तो ये भी आपके यहाँ पर दे रखे हैं, तो 7 हो जाएंगे नाइट्रोजन के न्यूट्रॉन
और 8 हो जाएंगे ऑक्सीजन के, लेकिन ऑक्सीजन है 2, तो 2 से मल्टीप्लाई, 7 और 16 23, बिल्कुल आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। ऐसे करके आप हर क्वेश्चन को अप्रोच दे सकते हैं, हर क्वेश्चन आप कर सकते हैं, ठीक है। बिल्कुल सर, हो जाएगा अपना सही, ठीक है। ओके सर, बिल्कुल समझ में आ गया, हमें इतना नोट कर लो। अब कुछ आइसो टर्म होती है, ठीक है, उनके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, पहले इतना नोट कर लो, फिर इरेज कर दे देंगे, उसके बाद ही समझ में आएगा अपने को, ठीक है। इतना आप कर लो पहले सर, थोड़ी सी इंक भी डालने इसमें, मार्कर आज नया लिया था, इंक नहीं डाली जब से लिया है। कुछ आइसो टर्म्स के बारे में पढ़ेंगे अब हम। किसके बारे में? आइसो टर्म्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। सम आइसोटर्म्स टू रिलेट, ठीक है। अब मैं इतना कर रहा हूँ इरेज, आई होप आपने जो है नोट कर लिया होगा सर, कर लिया होगा। वैसे तो क्वेश्चन भी अपने देखो प्रैक्टिस भी हो रही है साथ साथ, हर क्वेश्चन और एग्जाम में ऐसे ही आएंगे कि हाँ बताओ इतने मतलब जो है Na+ में कितने इलेक्ट्रॉन है, कितने न्यूट्रॉन है, कितने प्रोटॉन है, ठीक है, ऐसे करके आप बता सकते हैं, ठीक है। अब एक हेडिंग डालो आप, आइसोटर्म्स। क्या डालो? आइसोटर्म्स। आइसोटर्म्स, और ये सब एडवांस लेवल का आपको पढ़ाऊंगा, सब बिल्कुल बेसिक से लेके। कुछ आइसोटर्म्स होती हैं अपनी, जैसे पहला आता है हमारा आइसो इलेक्ट्रॉनिक। क्या आता है? आइसो इलेक्ट्रॉनिक। दूसरा आता है आपका आइसो टोन्स, तीसरा आता है आइसोटोप। ऐसे करके आपके आते हैं कुछ टर्म्स। 56 मिनट हो गए हैं और कुछ देर पढ़ाते हैं आपके लिए, ठीक है। देखो आइसो इलेक्ट्रॉनिक आता है, आइसो एस्टर आते हैं, आइसोटोन्स आते हैं, आइसोटोप्स आते हैं, सब पढ़ाएंगे एक एक करके, ठीक है। चलो सबसे पहले हेडिंग डालो आइसो इलेक्ट्रॉन, साथ साथ में लिखते ही चले वरना क्लास अपनी बहुत लंबी हो जाएगी। आइसो इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब, देखो शब्द को तोड़ो, शब्द का आइसो का मतलब होता है सेम। आइसो का मतलब क्या होता है? सेम। इतनी बात याद रखो, आइसो का मतलब होता है सेम। अब आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब होता है यानी कि सेम इलेक्ट्रॉन, ठीक है। स्पीसीज हैविंग इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, स्पीसीज हैविंग इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो उसे कहते हैं हम आइसो इलेक्ट्रॉनिक। मतलब ऐसी दो स्पीसीज जिसमें, मतलब ऐसी कोई स्पीसीज जिसमें इलेक्ट्रॉन का नंबर बराबर होता है, तो उन्हें कहते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक। जैसे फॉर एग्जांपल 7n14 और 6 कार्बन -112, ठीक है। अगर आप इसमें देखेंगे तो आपके इसमें जो है आपके कितने इलेक्ट्रॉन है? इलेक्ट्रॉन है आपके 7, और इसमें अगर आप देखेंगे तो इसमें आपके इलेक्ट्रॉन जो है वो है आपके 6 में। जब आप -1 जुड़ा हो तो आप 7 जुड़े, तो आपका मतलब 1 जुड़े तो 7 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपके एग्जाम्पल हो जाएंगे, ठीक है। अब आपको मैं बताऊं, अगला आता है हमारा आइसो एस्टर्स। क्या होता है? आइसो एस्टर्स होता है सर, ठीक है। आइसो एस्टर्स जो होता है इसमें आता है आपका कि स्पीसीज हैविंग इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और इक्वल एटॉमिसिटी, स्पीसीज हैविंग इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड इक्वल एटॉमिसिटी, एंड इक्वल एटॉमिसिटी। मतलब ऐसी कोई स्पीसीज जिसमें जो होता है एटम का नंबर भी बराबर होता है और इलेक्ट्रॉन की संख्या भी सेम होती है। एग्जांपल के लिए मैं अगर ले लूं तो Cn- और CO हो जाएगा। इसमें अगर आप देखें तो इसमें आपके इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो कितने हो जाएंगे? 6 हैं आपके कार्बन के, और 7 और एक 8 है आपके नाइट्रोजन की, ठीक है। तो 6 + 8 यानी कि 14 हो जाएंगे आपके इसमें इलेक्ट्रॉन। सही मैंने कैलकुलेट किए हैं। अगर CO में देखेंगे तो इसमें आपके इलेक्ट्रॉन 6 हो जाएंगे आपके कार्बन के, +8 हो जाएंगे आपके ऑक्सीजन के, तो इसमें भी आपके 14। देखो अब आप देखोगे तो इलेक्ट्रॉन की संख्या भी अपनी सेम है, और वहीं इसमें एटम भी, इसमें भी 2 हैं, इसमें भी 2 हैं। Cn इसमें यानी कि 2, इसमें C और O 2। अब एक पॉइंट लिख लो, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इससे क्वेश्चन बन सकता है कि ऑल आइसो एस्टर्स आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक, ऑल आइसो एस्टर्स आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक, but all isoelectronic, but all isoelectronics are not isoesters, ठीक है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इससे क्वेश्चन बन सकता है मेरे लाल, ध्यान रखना, ठीक है। अगली तरफ जाते हैं हम। अब आता है हमारा आइसोटोन्स। आइसोटोन्स का मतलब क्या होता है सर? आइसोटोन्स का मतलब होता है सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। क्या? सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। स्पीसीज हैविंग
इक्वल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, मतलब ऐसी स्पीसीज जिसमें न्यूट्रॉन्स की संख्या जो होती है इक्वल होती है। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं ले लेता हूं आपका 8 ऑक्सीजन 16 ऑक्सीजन ले लेते हैं और 6 कार्बन 14। इसमें न्यूट्रॉन कितने हैं? 16 में से 8 जाएंगे, कितने बचेंगे? 8। ये है आपका जेड का नंबर जिसे प्रोटॉन भी कहते हैं। ये है आपका एटॉमिक मास का नंबर जिसे ए से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ध्यान रखना, ये बात नहीं सही है। तो इसीलिए मैं इसमें से इसे डायरेक्ट हटा देता हूँ कि ए इज इक्वल टू तो होता है अपना पी प्लस एन, हमें निकालना है न्यूट्रॉन, तो एन इज इक्वल टू ए माइनस पी, डायरेक्ट मैं इसीलिए घटा देता हूँ। ठीक है, ओके। तो न्यूट्रॉन 16 में से 8 गए तो बचेंगे 8। अब यहाँ पर भी अगर देखेंगे तो 14 में से 6 गए तो बचेंगे 8। इसलिए कहते हैं हम अपने आइसो न्यूट्रॉनिक, वो आइसोटोन्स। ठीक है, आइसोटोन्स कहते हैं इन्हें सर। ठीक है, बिल्कुल समझ में आ गया। अगला हेडिंग आता है हमारा आइसोबार्स। क्या आता है? आइसोबार। आइसोबार्स सिंपल बात है, इसमें आएगा हमारा स्पीसीज हैविंग सेम नंबर ऑफ एटॉमिक मास। ठीक है, फॉर एग्जांपल 7n नाइट्रोजन और 6 कार्बन नाइट्रोजन, ना 6 कार्बन 14। ठीक है, 6 कार्बन 14। अब आप कहेंगे सर इसका कार्बन का तो 12 होता है, लेकिन ए भी एक रेडियो एक्टिव है कार्बन का ही, तो आपको ध्यान रखना इसका एक ए भी होता है 6 कार्बन 14। ठीक है, इसमें अगर आप देखेंगे तो इसका जो है एटॉमिक मास है 14 और इसका भी है एटॉमिक मास 14, तो ये हो जाएंगे आपके एक दूसरे के आइसोबार्स। ठीक है, अब आता है आपका आइसोटोप्स। क्या आता है? आइसोटोप्स। पांच में आता है आइसोटोप्स, जिसमें आपका स्पीसीज हैविंग सेम नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर, जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है उन्हें कहते हैं हम आइसोटोप। जैसे 1H1 1H2 1H3, इसे कहते हैं हम प्रोटियम, इसे कहते हैं हम ड्यूटेरियम और इसे कहते हैं हम ट्राइटियम। ठीक है, ये होते हैं आपके इसके एग्जाम्पल। देखोगे सबके जो है एटॉमिक नंबर सेम है। अब आता है आपका आइसोडायफर्स, इधर ही लिख देते हैं, इधर जगह है तो। क्या आता है? 6 नंबर पे आता है आपका आइसोडायफर्स। आइसोडायफर्स का मतलब क्या होता है आपका कि स्पीसीज हैविंग सेम डिफरेंस होता है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, मतलब ऐसी स्पीसीज जिसमें सेम डिफरेंस होता है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन में। स्पीसीज हैविंग डिफरेंस इन न्यूट्रॉन प्रोटॉन। ठीक है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। एग्जाम्पल के लिए मैं लेता हूं 90 थोरियम, इसे कहते हैं थोरियम। ठीक है, और 90 थोरियम इसका होता है 232। और वहीं पर अगर मैं इसमें लिख लूं यूरेनियम तो होता है 92 और 236 होता है इसका साइज। ठीक है, कितना होता है? 236 ही होता है इसका। हाँ, अब मैं इसमें प्रोटॉन निकालूं तो प्रोटॉन होंगे आपके 90 और इसमें आपके जो प्रोटॉन हो जाएंगे वो हो जाएंगे 92। और जब मैं इसका न्यूट्रॉन कैलकुलेट करूंगा तो न्यूट्रॉन इज इक्वल टू 232 माइनस 90। तो इसका आई होप से जब मैं कैलकुलेट करूंगा तो इसका कैलकुलेट करने के बाद 142 आएगा। ठीक है, 142 आएगा। और जब इसमें मैं यूरेनियम में कैलकुलेट करूंगा इसका तो इसका 236 माइनस 92 जब करूंगा मैं तो इसका आएंगे 144। ठीक है, देखो क्या बात है, मैं देखने क्या है इसमें। अगर मैं देखूं तो नाइट्रोजन मतलब न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का ये जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस है मतलब निगेटिव का साइन है। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का डिफरेंस हमें निकालना है। अब मैं अगर इसमें देखूं तो न्यूट्रॉन हमारे थोरियम में जो है 142 है और प्रोटॉन जो है इसमें है वो है 90। तो 142 में से जब मैं 90 माइनस करूंगा तो मेरा आएगा यहाँ पर 52। ठीक है, 52। अब अगर मैं इसमें देखूं यूरेनियम में तो इसमें न्यूट्रॉन अपने 144 और इसमें जब प्रोटॉन है वो है आपके 92। 4 में से 2 जाएंगे 2, 14 में से 9 जाएंगे 5। इसमें भी देखो 52 नहीं आ रहा है, यानी कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का डिफरेंस बिल्कुल इक्वल है इन दोनों स्पीसीज में। ठीक है, क्या है? इक्वल है। तो ये हो जाएंगे आपके आइसोडायफर्स। ठीक है, आइसोडायफर्स हो जाएंगे आपके। तो ऐसे करके आप पूरे सब कैलकुलेट कर सकते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, ये मैंने आपको पढ़ा दिया आज का जो हमारा था, जितना टॉपिक हमें कवर करना था। अब मिलेंगे लेक्चर नंबर 3 में। ओके, अच्छे से पढ़ते रहें, रिवीजन करते रहें, जितना पढ़ाया सबके नोट्स बनाए प्रॉपर अच्छी तरीके से, और ऐसे बनाए कि आपको समझ में आए। ज़्यादा सजाने की जरूरत ना रखें कि हाँ उसे सजा रहे हैं 10 घंटे बैठकर। उससे अच्छा टाइम दो अपना रिवीजन में, प्रैक्टिस में, मॉक टेस्ट लगाने में। वो सब मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करता रहूँगा। इसलिए आज की क्लास के लिए इतना ही। मिलते हैं हम अपने अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बने रहें हमारे साथ। ठीक है, और वीडियो को अगर पसंद आई हो, मतलब
पसंद तो आई ही होगी। पढ़ने में क्या है, पढ़ना तो पसंद करना ही है। सब खुद मन ना हो फिर भी पढ़ो, मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। ठीक है, आगे मुझे पता नहीं, अब यहीं छोड़ते हैं यार। सही है, ठीक। तो चलो इतना ही आज के लिए। लेक्चर नंबर 3 में मिलते हैं, और अच्छे से पढ़ाई करो, रिवीजन करते रहो। मैं अपना डेली का अपना 100% दूंगा। और एक बात याद रखना, टीचर आपसे ज्यादा मेहनत करता है, ठीक है। तो डोंट जज योर टीचर, ऑलवेज अपने आप को ध्यान रखो, ठीक है। चलो एंड करते हैं लेक्चर को। आई होप आपको लेक्चर पसंद आया। लेक्चर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब कर लें चैनल को। बाय बाय, टाटा, टेक केयर।